अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर चुके होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां देखने में आ रही है कि लाहौर की बात करें, रावलपिंडी की बात करें या गुजरांवाला में देखें तो इस वक्त गर्द आलूद हवाएँ चल रही हैं। थोड़ी सी कहीं ना कहीं मौसम में बेहतरी ज़रूर हुई है, लेकिन मुल्क भर में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि ये सूरत हाल अब मज़ीद संगीन भी हो सकती है। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन पेशगोई को देखा जाए तो उसके मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ ऐसे होंगे जो कि पाकिस्तान के बेशतर मैदानी इलाके जहाँ शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। ख़ास तौर पर वस्ती और जनूबी पंजाब की बात करें, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सिंध और बलूचिस्तान के कई ऐसे अजला हैं जहाँ दिन के औकात में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो न सिर्फ सेहत के लिए ख़तरनाक है बल्कि रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी को भी मुतासर कर रहा है। महकमा मौसमियात की तरफ से खबरदार किया गया है कि मुल्क के जो ज़्यादातर हिस्से हैं वहाँ पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि इसी तनाजुर में अगर मैदानी इलाकों को देखें तो दिन के वक्त शदीद गर्मी का राज बरकरार रहेगा। ताहम कदरे इत्मीनान की खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर की बात करें, बालाई पंजाब की और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी कहीं कहीं तेज़ हवाएं हैं, गरज चमक और हल्की बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं, जहां बाज़ इलाकों में यालाबारी का खदशा भी जाहिर किया गया है। तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दादू में जो दर्जा हरारत रहा वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि सरगोदा, भक्कर, रहीम यार खान, बहावलनगर, सिब्बी और जैकबाबाद में भी इस वक्त 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से मोजोदड़ो और लाड़काना भी शदीद गर्मी से मुतासर रहे, जहां दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंचा। ऐसे में शहरियों से बार बार यही गुजारिश की जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर हमें धूप में बाहर नहीं निकलना है, पानी और नमकियात का इस्तेमाल हमें बढ़ाना है, छोटे बच्चों का ज़्यादातर ख्याल रखना है, बुज़ुर्गों और जो बीमार अफराद हैं उन्हें ख़ास तौर पर हमें शदीद गर्मी से महफूज रखना है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जहाँ PSL 10 के प्ले ऑफ मरहले में पहुँचने वाली 4 टीमों का फैसला हो चुका है, जबकि टूर्नामेंट की 2 बड़ी टीम्स इस बार प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। कल रावलपिंडी में खेला गया ये इंपॉर्टेंट मैच था, जहां लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दे दी। प्ले ऑफ के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया और इस बार PSL की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ मरहले में जगह बनाने में नाकाम रही है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स, उनकी भी जो परफॉर्मेंस थी इंतहाई ख़राब थी। सिर्फ एक मैच वो जीते पूरे टूर्नामेंट में, पहले ही टूर्नामेंट से वो बाहर हो चुके हैं। रावलपिंडी का ये मैच था, ये बारिश और आंधी के बायस आखिर का शिकार रहा और फिर मैच को सिर्फ 13 ओवर्स तक ही महदूद कर दिया गया। लाहौर कलंदर्स ने 8 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए, जिसके जवाब में पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 123 रन ही बना सके। ना साइम अयूब परफॉर्म कर सके, ना हारिस, ना बाबर आजम इसमें परफॉर्म कर सके। अब प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली जो टीम्स हैं उनमें कोटा ग्लैडिएटर्स हैं, उनमें कराची किंग्स हैं, लाहौर कलंदर्स हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड शामिल है, जो कि हम देख रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किस तरह से पहले अपने मैचेस जीते, लेकिन उसके बाद उनका भी एक डाउनफॉल शुरू हुआ। पॉइंट्स टेबल को देखें तो कोटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त सबसे ऊपर मौजूद हैं पॉइंट्स टेबल पर। इस्लामाबाद और कराची के दरमियान होने वाला जो आखिरी मैच है वो प्ले ऑफ मरहले की पोजीशंस का भी तयन करेगा। और इसी तरह से ये जो सूरत हाल है ये जहाँ क्रिकेट के शायकीन के लिए दिलचस्पी का बायस है, वहीं इस पर स्पोर्ट्स माहिरीन की जो राय है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 के इस एडिशन को? दोबारा से जब ये मैचेस का सिलसिला शुरू हुआ 17 मई से, जो कि 25 मई तक जारी रहेगा, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा। सेकेंडली, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के इस एग्जिट को, मुल्तान सुल्तान से पहले ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी भी टूर्नामेंट में पहली बार हुआ है PSL की हिस्ट्री में कि प्ले ऑफ मरहले में वो जगह नहीं बना सके। सबसे पहले तो आई थिंक कि PSL का दोबारा से होना और पहले से ज्यादा जोर और शोर के साथ होना ना सिर्फ PSL की बल्कि हमारी जो एक डिफेंस है इस मुल्क का उसकी भी जीत है। और खास तौर पे ऐसी जगह पे PSL का दोबारा से आगाज होना जिस जगह पे इंडिया ने ड्रोन गिरा के ये साबित करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ नहीं है, खासतौर पे क्रिकेट के लिए या ओवरसीज प्लेयर्स के लिए। सो जिस पिंडी स्टेडियम में उन्होंने ड्रोन गिराया था उसी पिंडी स्टेडियम से PSL का आगाज हुआ है। और आई थिंक कि जितना लोगों को PSL की जो पहला फेज था इस वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से पहले, लोगों का जो इंटरेस्ट था PSL को लेके
इस वॉर और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो इंटरेस्ट डबल होता हुआ नजर आया है। सो आई थिंक इट शोज के इतना कि क्रिकेट की या पीएसएल की जीत है, बल्कि हमारा जो हमेशा से एक नैरेटिव रहा है पूरी कौम का कि पाकिस्तान एक सेहत मुल्क है। यहाँ पे चाहे खेलों की एक्टिविटीज हो या बाकी भी किसी भी किस्म की एक्टिविटी हो, किसी भी ओवरसीज बंदे को यहाँ पे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम, खासतौर पे सिक्योरिटी इशू या थ्रेट ना है ना हो सकता है। जहां तक बात है पेशावर ज़ल्मी की, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो जावेद आफरीदी को चाहिए कि इंजमामुल हक, मोहम्मद अकरम, इन लोगों को फारिग करे और ऐसे लोगों को लेके आए पेशावर ज़ल्मी में जिनका T20 खासतौर पे फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट्स या लीग्स का एक्सपीरियंस है। अगर हम मुकाबला करते हैं पीएसएल का बाकी लीग्स के साथ, बाकी लीग्स में मुझे बताएं कि कितनी इंडिया में कितनी फ्रेंचाइजीज के साथ कपिल देव के दौर के जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था वो लोग अटैच हुए हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम 92 के वर्ल्ड कप का जो एक फीवर है उसी से आज तक बाहर नहीं आए। उन्हीं के लोगों को हम हर जगह अपने साथ घसीट घसीट के चला रहे हैं और हर जगह हमने उनको फिट इन किया हुआ है। मोहम्मद अकरम या इंजमामुल हक या मुश्ताक अहमद, इन लोगों ने क्या डिलीवर किया है? ठीक है, पाकिस्तान के बड़े नाम है, अपने दौर के बड़े जबरदस्त क्रिकेटर्स रहे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप जिताया है, लेकिन वो वर्ल्ड कप जिताने का ये मकसद नहीं है कि हम इनको अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने T20 में बड़ा कुछ अच्छा किया हुआ है। तो उन लोगों को आगे लेके आना चाहिए। जब आप ऐसे लोगों के हाथ में फ्रेंचाइजीज की बाग दौड़ दे देंगे जिनका T20 के साथ सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर ऐसे रिजल्ट आते हैं। खैर, पेशावर ज़ल्मी का एक तो कॉम्बिनेशन के बहुत मसाइल थे, क्योंकि उनकी अगर आप बॉलिंग देखें तो वो जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, उस सर है ना पैर है, कि कराची के अगेंस्ट उन्होंने आखिरी दो ओवरों में 52 प्लस रन करा दिए। इसी तरह अब कल वाले मैच में उन्होंने एंड में जाके तो रिकवरी कर ली, लेकिन वो पहले ही इतनी मार पड़ गई थी कि एंड वाली रिकवरी भी किसी काम नहीं आई। फिर ऊपर से बैटिंग के अगर हम मसाइल देखें तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मोहम्मद हारिस ने या सैम अयूब ने इन्होंने कब बैटिंग करनी है, कब अपने आप को जो है मनवाना परफॉर्म करके दिखाना है टीम। सॉरी जी जी कि कब वो परफॉर्म करके दिखाएंगे, जितनी एक्सपेक्टेशन साइम से और हारिस से रहती हैं। बिल्कुल। अब बाबर आजम में दूसरे हैंड पे तो बाबर आजम साहब चलें तो चांद तक, ना चलें तो शाम तक वाला उनका हिसाब है। एक इनिंग्स बड़ी आ जाती है तो अगली 4 इनिंग्स उनकी डाउनफॉल का ही शिकार रहती है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की फ्रेंचाइजीज का कॉम्बिनेशन होगा और इस तरह की अगर परफॉर्मेंसेस आएंगी जैसी ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान की आई है, तो ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज की भी वैल्यू डाउन होगी और लोगों की या फैंस एसोसिएशन की एक्सपेक्टेशंस हैं इन टीम्स के साथ या इन फ्रेंचाइजीज के साथ, वो भी कम होगी। सो आई होप कि अगले सीजन में जब ये टीम्स आए तो बेटर कॉम्बिनेशंस के साथ आए, और जब आए तो इनके साथ रेलिवेंट लोग हों, बजाय इसके कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप जिता के एक एहसान कर दिया है और वो एहसान आज तक हमसे उतर ही नहीं रहा, और के हाथ में देके सत्यानाश करें टीम्स का, तो मेरे ख्याल में बेहतर है ठीक है उससे भी निकलना चाहिए। लेकिन बीइंग अ कैप्टन आप किस तरह से देख रहे हैं बाबर के हिस्से में एक और नाकामी, एक और टूर्नामेंट जो वो नहीं जीत सके? देखिए, बाबर एज अ कैप्टन बिल्कुल उसने इंप्रूव करने के बजाय उल्टा और वो डाउनफॉल का शिकार हुआ है। आप देखें कि एक बैट्समैन अपना एक कैप्टन को अगर ये सेंस नहीं है कि मेरे पास डग आउट में मेहरान मुमताज या सुफियान मुकीम बैठे हुए हैं जो कि प्रूवन चैंपियंस हैं, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, आपने उनको खिलाना गवारा ही नहीं किया। जब आपने उनको खिलाना नहीं था तो फिर आपने उनको अपने स्क्वाड में रख के क्या जरूरत थी हातिम ताई की कब्र पे लात मारने की? अब आप लेके आ रहे हैं कायल अहमद को, उसने पिछले मैच में अच्छी खासी मार खाई, चले इस बार उसने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन कम से कम आपने अगर हुसैन तलत जैसे लोगों पे या आपने और सैम अयूब से बॉलिंग करानी है तो फिर इससे अच्छा है कि आप एक स्पेशल स्पिनर के साथ चले जाएं। कोई उसको नहीं पता कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कोई उसको किसी चीज का नहीं पता, यहाँ पे बिल्कुल ड्राई विकेट होती है, फ्लैट ट्रैक होता है। ये कॉमन सेंस और अंडरस्टूड बात है कि पिंडी की विकेट पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। पिछले
6-7 मैचेस में 7 मैचेस में से वही टीम जीती है 7 मैचेस जिन्होंने पहले बैटिंग की है। फिर आप टॉस जीत के 2 बार आपने फील्डिंग का डिसीजन क्यों लिया? तो इट मींस कि आपकी जो है बिल्कुल ही अकल नहीं है। आपने जो 4-5 साल पाकिस्तान की कप्तानी की और वहां पे जो ब्लंडर किए आपने उनसे कुछ भी नहीं सीखा, और आप आज भी लकीर के फकीर हैं और वहीं पे खड़े हुए हैं जहां पे आज से 4-5 साल पहले खड़े हुए थे। ठीक है। अच्छा, अभी जो पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं जो इस वक्त हमें पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि इस टूर्नामेंट के शुरू होते ही जैसे उन्होंने 5 मैचेस जीते और फिर उनका एक डाउनफॉल शुरू हुआ, 4 मैचेस मुतवातर वो हार चुके हैं। अब आखिरी मैच कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस मैच को किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे आप? देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया। उन्होंने अपने जो बेंच पे बैठा हुआ यंग टैलेंट था उनको मौका दिया। जब उन्होंने देखा कि हम काफी हद तक सिक्योर हो चुके हैं और आगे हम एक मैच भी जीत के तो हम प्ले ऑफ में चले जाएंगे, और मेरे ख्याल में ये अच्छा किया उन्होंने कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया, बजाय इसके कि आप यंग प्लेयर्स को सिलेक्ट करके सिर्फ बेंच पे बिठाएं या पानी पिलाने के लिए रखें। तो आपको प्रॉपर मौका देना चाहिए। तो ये क्रेडिट तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूंगा और उनकी मैनेजमेंट को दूंगा। और अगर उस वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस फ्लक्चुएट हुई भी हैं तो नॉट अ बिग डील, एटलीस्ट वो प्ले ऑफ का हिस्सा है। कराची किंग्स का आई थिंक कि उनको एक एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये जो PSL का दूसरा फेज हो रहा है उसमें उनके जो मेजर प्लेयर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी है। बाकी टीम्स का कॉम्बिनेशन अच्छा खासा इफेक्ट हुआ है, लेकिन कराची का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी कोयटा की हमें पता है कि शुरू से लेके एंड तक उनकी बैटिंग में भी अच्छी खासी डेप्थ है, बॉलिंग भी उनकी स्ट्रांग है, स्पिन डिपार्टमेंट उनका स्ट्रांग, फील्डिंग उनकी सबसे बेहतरीन रही है ऑलमोस्ट। और उसके बाद अगर हम बात करें आई गेस लाहौर की, तो लाहौर में ये है कि लाहौर ने थोड़ा स्ट्रगल किया है इस PSL में, लेकिन आई थिंक कि जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच खेला है वो आउटस्टैंडिंग है। लाहौर की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा से लाहौर की बॉलिंग रही है, चाहे जमान खान हो, हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी। ठीक है, बुरा मैच चला जाता है, पड़ जाती है बॉलर्स को, लेकिन आई थिंक जिस तरह शाहीन ने कल कप्तानी की है वो नजर आया कि दिलेर कप्तान है। उसने ये नहीं किया कि मैं ही ओवर कराऊं, हारिस ही ओवर कराए। जहां पे जमान को लाना चाहिए था वो जमान को लेके आया, जहां पे स्पिनर्स को लेके आना था उसने स्पिनर्स को लेके। तो लाहौर कलंदर्स की भी हम देख रहे हैं कि आखिरी मैच में जबरदस्त कारकर्दगी देखने में। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का 3 माह पर मुश्तमिल तरबियती कैंप इस वक्त भरपूर अंदाज में जारी है। ये कैंप न सिर्फ खेल के मैदान में महारत को निखारने का जरिया बनता है, बल्कि इन बच्चों के लिए एक नई जिंदगी, एक उम्मीद और मुस्बत रास्ते की तरफ सफ़र का आगाज़ भी है। ये कैंप मुस्लिम हैंड्स मैदान प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान भर के 27 अजला में मुनक़िदा ट्रायल्स के नतीजे में मुंतखब होने वाले 60 बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों के लिए तरतीब दिया गया है, जिन्होंने 2100 से ज़ायद उम्मीदवारों में से अपनी जगह बनाई है। इस कैंप में न सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि तालीम, सेहत, नफ्सियाती तरबियत और समाजी बेहतरी जैसे अनासर भी शामिल होते हैं, ताकि यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवान हर लिहाज से एक मुतवाज़न और बातमाद शख्सियत के तौर पर उभर सकें। इस तरबियती कैंप का एक अहम मकसद नॉर्वे कप 2025 के लिए पाकिस्तान के हतमी स्क्वाड का इंतखाब भी है। और इसके साथ साथ वाज़ेह है कि पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने नॉर्वे कप 2023 में सिल्वर मेडल हासिल किया था और 2024 के एडिशन में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पाकिस्तान 26 जुलाई 2025 को ओस्लो में होने वाले नॉर्वे कप 2025 में भरपूर शिरकत करेगा और उसकी तैयारियों का ये मरहला नहायत अहमियत का हामिल भी है। इसी हवाले से बात करेंगे। फुटबॉल प्लेयर उबैदुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। उबैद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तरबियती कैंप का हिस्सा बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो तकरीबन 3 साल मुस्लिम हैंड के साथ हूँ और 2021 में मैंने ट्रायल दिए थे। तो इस बार इंशाल्लाह 2 बार मैं जा चुका हूँ और इंशाल्लाह इस बार भी मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि जाऊँगा। और ये जो लड़के आए हुए थे बहुत ही खुश थे। जो लड़के सेलेक्ट हुए थे तकरीबन 200 लड़के आए हुए थे, उनमें से 60 लड़के सेलेक्ट हो गए
तो हम जिससे भी पूछते हैं कि आपका यानी कि उनके बारे में पूछते हैं कि क्या खुशी महसूस होते हैं, तो वो जो लड़के आए हुए हैं वो बहुत ही खुश हैं और कह रहे हैं, बहुत ही जज्बे से ट्रेनिंग करते हैं और कहते हैं कि इसी तरह कैंप अगर हमें मिले तो हम आगे जा सकते हैं। उबैद, आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? फुटबॉल से शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ, इस हवाले से भी हमें ज़रा बताइएगा। जी, मेरा ताल्लुक़ बेसिकली कबाइली इलाका जंडोले से है, लेकिन अभी हम जो हमारी रिहाइश है वो बकर में, पंजाब में। तो तकरीबन फ़ुटबॉल तो मैं बचपन से ही खेलता आ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब, मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी खेलते रहे हैं, फिर इनके साथ ही मुझे भी शौक़ पड़ा। और फिर 2021 में जो मुस्लिम हैंड के जो ट्रायल थे, कतर जानी थी उनकी टीम वर्ल्ड कप, स्टील चाइल्ड वर्ल्ड कप, तो उनके ट्रायल्स थे, वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया था। इसी तरह फ़ुटबॉल की जो कहानी थी मेरी चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 4 टूर हैं, 2 मुस्लिम हैंड के साथ और 2 नेशनल टीम अंडर 16 और अंडर 17 के साथ बतौर कैप्टन। ठीक है उबैद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर रेहान ताहिर ने भी हमें ज्वाइन किया। रेहान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए आप एक बार फिर से मैं बताइएगा, क्योंकि पहले भी आप हमारे शो में आ चुके हैं, मैदान प्रोजेक्ट जो है इसकी बुनियादी सोच क्या है, इसका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया न्यू का, हमेशा आपने हमें वक्त दिया और हमें वक्त भी दी है, खासतौर पर इन बच्चों की आवाज़ को नेशनल सतह पर पहुंचाने के लिए और आलमी सतह पर पहुंचाने के लिए। राइट टू प्ले, राइट टू आइडेंटिटी एंड राइट टू एजुकेट, 3 हमारे बुनियादी आदाफ हैं कि एक बच्चा जो पाकिस्तान का बच्चा है, रियासत पाकिस्तान का बच्चा है, तो वो गली कूचों में अपना 12 से 15 घंटे वक्त गुजारता है किसी भी सुपरविजन के बगैर। ये स्ट्रीट चाइल्ड बच्चा, इसकी डेफिनेशन ये है। तो हम इन बच्चों को 3 राइट्स के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को 2014 में स्टार्ट किया, जिसमें हम 3 राइट्स पे, शनाख्त का हक, उसकी तालीम का हक और उसके खेलने का हक, जो मेरे और आपके बच्चे का बुनियादी हक है, वो हर उस बच्चे को मिलना चाहिए जो स्ट्रीट चाइल्ड कहलाता है, और जिनकी तादाद यूनिसेफ के शुमार के मुताबिक 23 लाख से जायद है। पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है आउट ऑफ स्कूल बच्चे 2 करोड़ 2.5 लाख से बल्कि 2 करोड़ 62 लाख से जायद हो चुके हैं। हम इन बच्चों के लिए बेसिकली हर साल आलमी स्तर पर ले जाने से पहले मुकामी स्तर पर, कौमी स्तर पर और फिर आलमी स्तर पर ले जाने के लिए काविशें करते हैं, और ये 11वीं काविश होगी 2025 में नॉर्वे कप 2025 की सूरत में 27 जुलाई को इंशाल्लाह हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे। तो मकसद सिर्फ ये है इन बच्चों को शनाख्त भी मिले, इन बच्चों को खेल के जरिए इनकी डेवलपमेंट हो, और ये सबसे बड़ा ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम है मुस्लिम हैंड्स के तेरे तमाम, जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा है और प्रोजेक्ट मैदान उसको लीड करता है। और 60 बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, 2200 बच्चों ने ट्रायल दिए हैं और अब 15 बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में सिलेक्ट होंगे जो कि नॉर्वे कप जाएंगे। तो हमारा बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो इन तमाम चीजों की गिर्द घूमता है। राइट टू ड्रीम की ये 11वीं काविश होगी कि इस बच्चे का हक है कि अपने ड्रीम को जो है वो पूरा कर सके। ठीक है। अच्छा रेहान, जिस तरह से आपने खुद भी बताया, हमने भी अपने प्रोग्राम में बताया कि 2200 नौजवानों का ये जो ट्रायल जिस तरह से लिया गया उसमें से 60 बच्चे सिलेक्ट हुए, ये स्क्रूटनी का अमल, ये शफाफियत, ये किस तरह से पूरी की जाती है? ये ट्रायल सिस्टम ऑब्वियसली अपने आप में बड़ा एक मुश्किल काम है, तो ऊपर से 2200 नौजवानों की इसमें शमूलियत, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सिलेक्शन का अमल ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है, कितना शफाफ रहता है, किस तरह से मेरिट को अचीव किया जाता है? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल भी है और इसके पीछे हमारी पूरी जो है वो टीम है। हम इस वक्त 33 से ज़्यादा जो है हमारी स्ट्रीट कनेक्टेड फुटबॉल अकेडमीज हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में कायम है, चाहे वो लंडी कोतल हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो हड़प्पा हो, साहिवाल हो, तांदरिया वाला हो, रहीमर खान हो। हम इन तमाम स्ट्रीट कनेक्टेड अकेडमी को पूरा साल जो है इक्विप भी करते हैं और उन तमाम लोकल जो कोचेज हैं उनके साथ इंगेज भी रहते हैं। ये तमाम बच्चे जो आज हमारे इस कैंप का हिस्सा हैं, ये उन अकेडमीज में अपने आप को शामिल कर चुके हैं। ये वो बच्चे हैं जो जुमेरात के जुम्मे के जुम्मे खेलते हैं, बट वक्त नहीं होता, ये काम कर रहे होते हैं या मजदूरी कर रहे होते हैं, किसी जगह पर इंगेज होते हैं। हम उन तमाम बच्चों को उन्हीं के इलाकों में जाके, जो 27 अजला हमने पहले बताया जहां पर हमने ट्रायल्स किए हैं, हम वहां पहुंचते हैं, इन अकेडमीज के जरिए उन बच्चों को वहां बुलाते हैं ताकि इनका कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी वहां पर ना हो और हम खुद उनके घरों में, उनके इजला में पहुंचे। फिर वहां पर कोच रशीद और उनके साथ मायानाज जो कोचेज हैं, वो 5 लोगों की टीम वहां पर मौजूद होती है। वो इनको ट्रायल लेती है, इनको सिलेक्ट करती है, जांचती है, स्क्रीन करती है और उसमें से पहला फेज जो है 167 बच्चों का हमने वजीराबाद एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में लगाया, मुस्लिम हैंड्स का जो कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा। वहां पर इन बच्चों को जांचा, 2 माह का वहां पर जब ये कैंप लगा तो उन बच्चों को पूरा हमने कोशिश की कि हर अंदाज में हर खिलाड़ी को
प्रॉपर अंदाज से जो है जज किया जाए, जांचा जाए, परखा जाए, और उसके बाद 60 बच्चे आज की इस कैंप का हिस्सा है, जिसको 1 महीने तक हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट फेज की जानिब बढ़ेंगे, और ठीक है। 60 बच्चों में हम आगे 15 बच्चे जो हैं इंशाल्लाह अपने फाइनल स्क्वाड में लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा उबैद, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अब आप भी उन 60 बच्चों में इस वक्त शामिल हैं, 15 बच्चे ऐसे हैं जो फिर आगे इवेंट के लिए जाएंगे। नॉर्वे कप 2025 के लिए अभी आपकी तैयारी किस तरह की जा रही है, तो किस तरह के इस वक्त इमोशंस हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी जा रही है ट्रेनिंग। 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। सुबह 6 बजे हम जाते हैं नमाज़ पढ़ के, तकरीबन 9 बजे 9:30 बजे वापस आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर असर को 3 बजे जाते हैं, तो फिर शाम को आते हैं। और सर रशीद साहब जो हैं वो हमारे साथ बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस कोच हैं, तो उनके साथ सीखने को भी मिल रहा है हमें और एंजॉय करने को भी मिल रहा है। ठीक है। अच्छा रेहान, लास्टली मैं आपसे कमेंट करूंगा, लेना चाहूंगा, जिस तरह से 2023 में हमने देखा सिल्वर मेडल बच्चों ने हासिल किया, 2024 के एडिशन में सेमीफाइनल तक हम लोग पहुंचे, पिछले इवेंट्स की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, लेकिन इस बार की तैयारियों में हम क्या ऐसा नया कर रहे हैं, क्या मुनफरिद कर रहे हैं कि बच्चे फाइनल भी ये जीत कर आए? मुकाबला हुआ तो हमने उनकी, क्योंकि जारी बात है कि बहुत ही वेल इक्विप्ड ग्राउंड है, वेल इक्विप्ड उनके पास तमाम चीजें मौजूद हैं, तो हमने कोशिश की है कि इस दफा जो हमारी कुछ कमियां थी, जो गुज़श्ता 2 सालों से हम उनको परख रहे थे, उसको बहुत बेहतर अंदाज में हम जो है उसको शामिल करें। और इंशाल्लाह हमारी अभी हमारे जो इस पूरे प्रोजेक्ट के जो हेड हैं अरसलान नुसरत साहब, उनकी एक काविश है कि हम आलमी कोचेस को भी लेकर आए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेक्स्ट फेज में इंटरनेशनल जो है कोचेस को भी ला रहे हैं पाकिस्तान, ताकि इन बच्चों का जो गोल कीपिंग का कोई इशू है, किसी बच्चे का मिडफील्ड बच्चों की कोई ट्रेनिंग का इशू है, तो उस आलमी मेयार के मुताबिक भी उनकी खेल को परखा जाए, सिखाने में कोई कमी रह गई तो उसको बेहतर किया जाए, ताकि ये बच्चे जब उतरे उन बच्चों के मुकाबले में, तो हमारे ये स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चे उन अमूमी बच्चों के साथ जब खेलेंगे इंशाल्लाह, तो आपको यकीनन एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी मिलेगा और एक अच्छी खबर मिलेगी, कौम के लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोजेक्ट मैनेजर रेहान ताहिर और फुटबॉल प्लेयर उबैदुल्लाह हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके इस फ्यूचर एंडियोवर के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी ने खत्ते को एक बार फिर से जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों की हलाकत के बाद भारत ने हस्बे मामूल बगैर किसी सबूत के इल्ज़ामात की बौछार कर दी और इसके बाद सूरत हाल इस नहज पर पहुंची कि मोदी सरकार ने फ़ज़ाई हमलों की कोशिश की, जिसका पाकिस्तान की तरफ से मौसर जवाब दिया गया। अब इस कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान में आलमी सतह पर भी अपने मौक़िफ़ को वाज़े करने के लिए एक सिफारती मुहिम शुरू की है, जिसकी ज़रूरत थी, जिसकी क़यादत चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करने का टास्क दिया है। इसके बरक्स भारत ने भी शशि थरूर की क़यादत में अपना वफ़द तैयार कर लिया है, जो 70 से ज़ायद ममालिक में भारतीय मौक़िफ़ को फ़रोग़ देने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ गज़ा एक बार फिर से खून में नहा रहा है। इसराइली फ़ज़ाइया ने न सिर्फ शहरी इलाकों बल्कि नाम नहाद सेफ जोन्स को भी निशाना बनाया है। 16 घंटों के अंदर 166 फ़लस्तीनी शहीद किए गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कतर में हम देख रहे हैं कि जंगबंदी के मुज़ाकरात के साथ साथ इसराइल इस वक्त ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहा है। और ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक का आलमी सतह पर किरदार क्या हो सकता है। हम इस बढ़ते हुए भारतीय प्रोपेगेंडे का सिफारती सतह पर कैसे जवाब दे सकते हैं, और क्या मुस्लिम दुनिया गज़ा के लिए किसी मुश्तरका मौक़िफ़ पर इकट्ठी हो सकती है। इन तमाम सवालात पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ साबिक सफ़ीर और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर जमील अहमद खान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे सबसे पहले कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का जो सिफारती वफ़द है वो आलमी सतह पर जो मौके पेश करेगा, इसके कितने इम्कानात आप देख रहे हैं, भारतीय प्रोपेगेंडे का किस तरह से तोड़ बन सकेगा जो भारत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं? एक अच्छा इंतखाब है और इस वक्त बिलावल भुट्टो की जो अदायगी है और ख़ास तौर पे फॉरेन मिनिस्ट्री के दौरान भी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो काफ़ी उनके एज के लिहाज से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि उनके मद्दे मुकाबल, क्योंकि दुनिया तासुर कायम करेगी। एक तरफ से एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं शशि थरूर। मैं यूनाइटेड नेशंस में जो मैंने था तो मैंने बड़े करीब से उनकी परफॉर्मेंस को देखी है, तकरीबन 9.5 बरस तक।
और मुझे पता है कि उनकी कितनी डेप्थ है, कितनी स्टडी है। यकीनन उनकी बहुत, शशि तहूर की बड़ी डेप्थ और बड़ी स्टडी है। पूरी जिंदगी उन्होंने इस पे वक्त की है, अपने एज के लिहाज से जाहिर है उनका। जी, बिलावल भुट्टो की अदायगी बहुत अच्छी है, शशि तहूर की भी, लेकिन बिलावल भुट्टो की जो वो नॉलेज बेस है जाहिर है उम्र के लिहाज से जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। बिलावल भुट्टो को मैं क्योंकि खुद जाती तौर पर मैंने देखा है उसकी परफॉर्मेंस जब वो 21 बरस के थे और जब मैं सफीर था तो इत्तेफाक से वो आए हुए थे अबू धाबी में, और इत्तेफाक से एक यूके के आए हुए थे वहाँ वजीर खारजा। तो मैंने बात की वहाँ उनके सफीर से और उनकी एक मैंने मीटिंग कराई। 17 पॉइंट मैंने लिख के दिए बिलावल भुट्टो जरदारी को, उस वक्त यंग मैन इन जीन्स। तो मैंने उनको 17 पॉइंट लिख के दिए और बहुत खूबसूरत उन्होंने उस उम्र में परफॉर्मेंस दी। तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस शख्स में टैलेंट है। और उन्होंने बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री के बाद, तो ये तो रही सवाल कि तकाबली जायजा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये डेलीगेशन यके बाद दीगरे जाएंगे, एक उठेगा दूसरा बैठेगा वहाँ मुख्तलिफ चैनल्स पर और मुख्तलिफ वहाँ के अकाबरीन से उन मुल्कों के जैसे US हो गया, बाकी ममालिक जहाँ ये जा रहे हैं, खासतौर पर P5 कंट्रीज में मुझे यकीन है कि हमारा डेलीगेशन भी, और इंडिया तो पहले भी वो भेजता रहा है अपनी डेलीगेशन, तो वो जाएगा। मैंने आपके ही बहुत सारे चैनल्स पे मैंने जिक्र किया था 10 तारीख की रात को कि हमें डेलीगेशंस भेजना चाहिए। खैर इंडिया ने एक दिन पहले कर दी, लेकिन हमने एक दिन बाद किया, बहरहाल ठीक किया। और अब ये हमें ये करना चाहिए कि इन डेलीगेशंस के साथ थिंक टैंक्स को पसे पर्दा बेशक हो, लेकिन उनको साथ भेजना चाहिए। और इंतखाब उन लोगों का और बेहतर हो सकता था जो टेक्नोक्रेट्स हैं, कि जो बोलते तो दुनिया देखती और मीडिया उनके पीछे भागती। और बिलावल भुट्टो की तरह बाकी टीम के मेंबर इतना अच्छा बोलने में मैं समझता हूं कि वो अदायगी वो नहीं हो सकती जो मीडिया को पसंद होती है। तो बहरहाल वो उसको जरा और शक्कर डाल देते तो और बेहतर होता। बाद में भी किया जा सकता है, एनवाइस भेजे जा सकते हैं। ये तो रहा सवाल। अच्छा, अब इंडिया के प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए बहुत अच्छा कदम है, इनको एम्पावर करना चाहिए। मैंने देखा यह है कि हमारे सियासतदान जो अरकान होते हैं उनकी तैयारी पूरी नहीं कराई जाती है, उनको तैयारी करा के भेजना चाहिए। मैं अपने जाती तजर्बे से बता रहा हूं कि जब वो मेरे पास आता था डेलीगेशन तो इतने तैयार होकर नहीं आता था। ये बड़ा नाजुक मामला है, हमने बहुत बहुत बेहतर तरीके से इस तमाम मामला से नबरदाज हुए हैं। हमने अपनी सबकत जाहिर कर दी है, हमने अपनी ताकत जाहिर कर दी है। एक बहुत जिसको समझते थे लोग कि बहुत ताकतवर मुल्क है, हमसे ज्यादा तादाद है उनकी फौज की, हमसे ज्यादा तादाद है जहाजों की, और उनसे ज्यादा तादाद है टैंकों की, लेकिन वो मामला अब दुनिया के सामने आ गया। इस सबकत को आगे प्रचार करने के लिए, बढ़ाने के लिए दुनिया को, और जिस मेच्योरिटी के साथ किया है वो इससे ज्यादा खूबसूरत बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर ये भी बताइएगा, इस खत्ते में पूरे जो आपने एक पावर शिफ्ट देखा उस पर भी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत अभी जिस तरह से, या पहले भी हमने देखा, वो सॉफ्ट पावर के जरिए दुनिया में अपनी तस्वीर बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। अभी हमें भी, पाकिस्तान को भी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में सरमायाकारी करनी चाहिए। जी देखिए, इसमें भारत ने कौन सा अपने खजाने से सरमायाकारी की है, उन्होंने फैसिलिटेट किया है, अपने बॉलीवुड को किया है। देखिए जब मैं ईस्ट तिमोर में तैनात था या दूसरे मुल्कों में तैनात था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, तो मैंने देखा कि वहाँ वो फिल्में बना के बेचते थे और वहाँ के लोग वो उन फिल्मों के, कुछ उनको लैंग्वेज नहीं आती थी लेकिन कुछ अल्फाज वो बोलते थे उसकी फिल्मों के। तो ये सॉफ्ट पावर ड्रामे हैं, फिल्में हैं, और सॉफ्ट पावर के बाकी तरीके हैं कि जब हमारा डेलीगेशन भी जाता है या हमारे सफरा हैं या हमारे सफारतकार हैं या हमारे एम्बेसी के अरकान हैं, उनको सेमिनार्स में, सिंपोजियम में, यूनिवर्सिटीज में, वहाँ के मीडिया में जाना चाहिए। हमारे ज्यादातर सफारतकार, अब मेरे कोलीग्स हैं सारे, बहरहाल मैंने देखा ये, और ये आप अपने रिसर्चर्स को बताएं, बाकी मीडिया के लोग जो देख रहे हैं वो भी कर लें कि वो देखें कि वो उनके मुख्तलिफ ममालिक में जहां हमारे मिशंस हैं उन ममालिक में वहां के मीडिया में कितने अपीयर हो रहे हैं। वो यहाँ आप लोगों के पास अपीयर हो रहे होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं सारा अपना मामला तो हम जानते हैं। उनको वहां के मीडिया में, उनको वहां के डिप्लोमेट्स के साथ, उनको वहां के अकाबरीन के साथ, उनको वहां के नोटेबल्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। करते हैं काफी, लेकिन उनको मजीद ओवर पावर करना चाहिए, उनको पावरफुल बनाना चाहिए ताकि वो इंटरेक्ट कर सके।
और थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि मीडिया को कैसे फेस करना है। इंडिया में इस मामले में मैंने देखा है कि वो काफी तरबियत दे के भेजते हैं अपने लोगों को जो मीडिया को अट्रैक्ट करने की। और फिर एक कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन ये होता है कि आप जब सॉफ्ट पावर के ड्रामे बनाएं, आप वहां जाके अपने मुख्तलिफ किस्म के कल्चरल शो करें, वहां आप अपने एम्बेडेड मैसेज, जो हमने ये सारी बातें की हैं, जो कि हमने 24 तारीख को जो हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की है, जो उसमें नुकात हैं, इतने जचे तुले नुकात हैं, इतने मेच्योर, इतने कंपोज्ड, इतने डिप्लोमेटिक, इतने ज्यादा बेहतर कि उसमें कोई तनकीद पूरी दुनिया से नहीं आई। हालांकि हमने बड़ी तल्ख बातें भी उसमें की हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी का वो हिस्सा बन गया है। उसको एक रोड मैप रखते हुए दुनिया में हमें काउंटर करना है प्रोपेगेंडे को। इंडिया का प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा क्या है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है, क्रॉस बॉर्डर होता है। अब हमारे पास सारे सबूत हैं, हमारे पास एक ट्रॉफी है कलगोशन की, हम उसको ही कैश नहीं करा सकें। हमारे पास ट्रॉफी पड़ी हुई है कि जी इंडिया ये कर रहा है हमारे साथ, लेकिन उसको अभी हमने दुनिया को बताना है। हम 151 सफ़ों का डोजियर आज से 6 साल पहले देके उस पर डस्ट जम रही है अक़वाम मुत्तहिदा में सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, उस पर कोई जाके आगे हमने, तो हमें अब ये वक्त आ गया है कि इतनी खुशखबरी के साथ, इतनी सबकत के साथ, इतनी कुव्वत जाहिर करने के बाद अब हमें उन जो मवाद जो हमने पहले तैयार किए हुए हैं उसको रिफ्रेश करके, जैसे कि अभी डोजियर कल दिया DGISPR ने, इसको महवर बना के पूरी दुनिया में जितने मिशन है उसको टास्क दिया जाए और डेली बेसिस पे ये ISPR अपनी जगह पर, लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री है उसमें वो कहें कि जी आप अखबार के तराशे भेजें, आप वीडियो क्लिप्स भेजें कि आपने क्या क्या उन मुल्कों में जहां आप हैं सफरा साहब, कि वहां क्या कुछ आपने परफॉर्मेंस दी है, वो आप क्लिप भेजना शुरू कर दें। फौरी तौर पर आपकी परफॉर्मेंस डबल ट्रिपल 4 गुना हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? चीन की बात करें, तुर्किया को देखें, अजरबैजान, पाकिस्तान की खोलकर हिमायत की है, इसराइल वहां पर हमें भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। इन तमाम आलमी इत्तेहादों को अगर हम देखें तो खित्ते की सियासत पर आप किस तरह से असर पड़ता देख रहे हैं? आज हमने देखा जिनसे नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, वज़ीर ख़ारजा, वो भी अब चीन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। एक अच्छा कदम है, चीन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जिसमें जो मुखासमत खाम खा के बढ़ गई अफगानिस्तान के साथ, उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। और अब मौका है कि चीन की इस जो मीडिया इस अंदाज में कि एक मीटिंग बुलाई गई है और वहाँ के वजीर खारजा अफगानिस्तान के मुत्तकी साहब वो भी वहाँ मौजूद होंगे, तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि जो स्पेस हमारी तरफ से लूज हो रही थी, हालांकि उसके वजूहात हैं अफगानिस्तान में, वो स्पेस इंडिया ने लेनी शुरू कर दी थी, तो और अभी भी लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत पैसे खर्च करता है रॉ के जरिए, दूसरे मामलात में अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दी हमारे पास कराता है, लेकिन हम अपने चैनल्स पे बात करके बैठ जाते हैं। हम दुनिया को इसको बावर कराने में स्टेटमेंट्स तो देते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह बताया कि अपने तमाम सफारत खानों के जरिए मुख्तलिफ अंदाज में, जैसा कि आप कह रहे थे कि हम सॉफ्ट पावर के जरिए, हम ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत हम तमाम जराए बरूए कार लाके दुनिया को इस बात को बावर कराएं। हमारे पास सबूत हैं, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? DGISPR ने वो सबूत दिए हैं कि जो कम्युनिकेशन मौजूद है इंडिया के सर्विंग मेजर्स की, हमारे अब्दुल मजीद जो दहशतगर्द पकड़ा गया है जेलम से, तो इससे ज्यादा और क्या सबूत हो सकते हैं? इतनी खूबसूरत तरीके से जिस तरह के हमने पहलगाम के मामले को आगे बढ़ाया, सबूत दे के, जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने डिजिटल ट्रैकिंग करके बताया कि किस तरह जहाज गिराए, दुनिया ने यकीन कर लिया। इसी तरीके से इसको काउंटर करने के लिए कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे इंडिया हर मर्तबा यही करता है, हत्ता के यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई दहशतगर्दी के हवाले से अल्फाज को शामिल करवा देता है। और जब भी कोई उनका हाई पावर डेलीगेशन अमेरिका से आता है, इंसिडेंट करके ये साबित कर देते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है, लिंक है पाकिस्तान से। अब इस मामले को काउंटर करने के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से जिस अंदाज में ISPR ने सिलसिला शुरू किया है, इसको अभी डिप्लोमेटिक, ये है मिलिट्री डिप्लोमेसी ISPR की, अब इसको हमने ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत, पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत पूरी दुनिया में जब तक हम इसको नहीं फैलाएंगे, इसके समरात नहीं मिलेंगे हमें।
ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ सिचुएशन है गजा की, उस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगा। मौजूदा सूरत को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो हमले इसराइल की तरफ से हमास को ख़त्म करने के लिए किए जा रहे हैं, ये कोई उनकी आपको सब लगता है कि कोई आखिरी कोशिशें हैं या सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए अब ये तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं? अब्दुल मवासी जैसे सेफ जोन पर हमला किया जाना वाज़े जंगी जुर्म के ज़ुमरे में भी आता है। इस पर भी आलमी बरादरी हम देख रहे हैं कि कोई भी संजीदा किस्म की कार्रवाई कोई भी करने को तैयार नहीं है। मैं खतरनाक मोड़ पर आ गया है पूरा खित्ता। मैं इस पे से बुलेट पॉइंट्स देता हूँ। जाहिर है मुझे मालूम है आपका सेगमेंट खत्म होने वाला है, तो इसमें बुलेट पॉइंट ये है कि ईरान ने कह दिया है कि हम अपनी जौहरी जो अफजाइश है हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे, और इजराइल बज़िद है कि जब तक कि सारा बिस्तरा नहीं लपेटेगा ईरान अपनी जौहरी कुव्वत को, पूरा जौहरी अफजाइश को जब तक बिल्कुल डिसमेंटल नहीं करेगा उस वक्त तक नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ ईरान को जैसे कि पहले ही एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तकरीबन उन्होंने बहुत ज्यादा मदम कर दी है, खत्म कर दिया है, सीरिया से खत्म कर दिया है, लेबनान से खत्म कर दिया है, अभी यमन से कोशिश कर रहे हैं, इराक से काफी कोशिश कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से अब घेरा तंग होता जा रहा है ईरान के खिलाफ, और महसूस ये होता है कि जो ख्वाहिश है पिछले 5-6 सालों से इजराइल की, और अमेरिका उसके साथ रहा है, अमेरिका की थोड़ी सी रेजिस्टेंस है कि डायरेक्ट स्ट्राइक न करो ईरान पर, लेकिन मालूम होता है कि इजरायली लॉबी अमेरिका में वो हावी हो जाएगी और शायद ईरान पे हमला हो जाए। गजा की बात कर रहे हैं, गजा में 53,300 जाने जो हैं वो शहीद हो गई हैं, और अब गजा में फौजें दाखिल हो चुकी हैं। देखिए हम तो एक तसलसल देख रहे हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे किसी और प्रोग्राम में बात कर लीजिएगा, अभी टाइम आपका खत्म हो रहा है, कि ये 1897 से कहानी शुरू हुई है ग्रेटर इजराइल की, और वो अगर आप नुक्ते से नुक्ता मिलाएं तो ये मामला सही होता जा रहा है। गजा में फौजें दाखिल हो गई हैं, लोग भूख और प्यास से पहले से ही तकरीबन 3 माह से उनको खाना पानी बंद किया हुआ है। ये एक तसलसल है कि किस तरह गजा को खाली कराया जाए। इस पे डोनाल्ड ट्रंप के बयान इस पे मौजूद हैं, इस पे नेतन्याहू के बयान मौजूद हैं, और जमीनी हालात यही बता रहे हैं, और हम खामोश हैं। ओआईसी अभी जो है बस इस पे जितनी ताकत लगा सकती है उसमें। लेकिन डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? उधर कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ बमबारी भी जारी है, तो क्या इसको फिर समझा जाए? डिप्लोमेटिक दिखावा समझा जाए? पूरी दुनिया इस वक्त कहती हुई दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि अरबों ने खरबों डॉलर्स के मुआहदे कर दिए, लेकिन वो गजा में जंगबंदी नहीं करवा सके, एक शर्त नहीं रख सके डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में खड़े होकर ये कह गए कि मैं ये चाहता हूं कि सऊदी अरब जल्द अज जल्द इसराइल को तस्लीम कर ले, ये उनकी दिली ख्वाहिश है, उनकी इसमें इज्जत अफजाई होगी। अगर आपके पास 2 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम में तो इसकी वजाहत करूं, वरना बस एक पॉइंटर में जी जरूर। अच्छा 2 मिनट अगर रह गए हैं तो मैं आपको वजाहत कर देता हूं। देखिए कतर में जो मामला हो रहा है, इसको अगर शेर की सूरत में मैं समझाने की कोशिश करूं आपके नाजरीन के लिए कि किस कदर रूप है यारों के खौफ आता है। सरे मैं खाना जुदा और सरे सरकार जुदा। एक तरफ तो वो कर रहे हैं बात के नेगोशिएशन की, दूसरी तरफ वहां जाने। आपको पता है कि पिछले तकरीबन 18 घंटों में कितनी जानें उन्होंने ली हैं, और वो तकरीबन इस वक्त पिछले 3 दिनों में 350 के करीब उन्होंने अफराद शहीद किए। अस्पतालों को मसमार जो 1-2 रह गए थे खत्म कर दिया अस्पतालों को। 300 तो सिर्फ यूएन अनरवा के वर्कर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसी तरह जर्नलिस्ट, इसी तरह पूरी तादाद मौजूद है। जिस तरीके से, जिस तसलसल के साथ वहां जेनोसाइड किया जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह चुकी है कि जेनोसाइड हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग कह चुके हैं। एक तरफ नेगोशिएशन, दूसरी तरफ जेनोसाइड। ये क्या ड्रामा दुनिया के सामने किया जा रहा है? क्या दुनिया इतनी बेवकूफ है? लेकिन दुनिया सहमी हुई है, दुनिया मुतासिर है। दुनिया तो नहीं बल्कि रूलर्स दुनिया के। देखिए ओआईसी के अपने चार्टर में आर्टिकल 8 में, 9 में और फर्स्ट आर्टिकल में दिया हुआ है कि फलस्तीनियों के काज को ओआईसी जो है हमेशा उसको प्राइम रखेगी, उसकी हिमायत करेगी और उनकी मदद करेगी। 18 आर्टिकल में दिया हुआ है कि फलस्तीनियों का एक एडिशनल सेक्रेटरी होगा जो उनके मामलात को देख। लेकिन कुछ भी नहीं, हमने अब तक सैंक्शन नहीं लगा सके। अब तक अपनी फिजाओं को खोला हुआ है उन बम और बारूद को ले जाने के लिए जो कि इजराइल में जाते हैं और वो इस्तेमाल होते हैं। 100 टन से ज्यादा बम और बारूद इस छोटे से एरिया में मारा गया है। तो हम किसकी बात करते हैं? अपने गिरमान में अगर झांकें तो हम इस काबिल नहीं रहे, ओआईसी कंट्रीज इस काबिल नहीं रहे कि हम इस पर कुछ कर सकें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मुमताज साबिक सफीर बैन अवी उमूर के माहिर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। गजा की सिचुएशन पर भी उन्होंने खुलकर डिस्कशन की है। गजा की जो मौजूदा सूरत हाल है यकीनी तौर पर बहुत खतरनाक है, जिस तरह से वहाँ पर अटैक्स किए जा रहे हैं और जो नाम नेहाद सेफ जोन से अब उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मौसम गर्मा अपनी शिद्दत और तपिश के बायस सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि चरिंद परिंद और दीगर बेज़बान जानवरों के लिए भी नहायत कठिन और आजमाइशी होता है। हम देखते हैं तेज़ धूप है, पानी की किल्लत है और जो दर्जा हरारत है वो इतना ज़्यादा एक्सीड कर जाता है जो इंसानों के लिए तो ख़तरनाक साबित हो ही रहा है, वहीं ये परिंदों और जानवरों के लिए भी मौत का पैगाम बन सकता है। ऐसे में पानी का एक प्याला, एक छोटी सी नाली या दीवार पर रखा हुआ बर्तन किसी प्यासे परिंदे की ज़िंदगी बचा सकता है। ये महज एक अमल नहीं है बल्कि एक अजीम इंसानी और इस्लामी जज्बे की अक्कासी भी करता है। प्यास बुझाना एक ऐसी नेकी का अमल है जिसे दीन इस्लाम में इबादत का दर्जा दिया है। कुरान और हदीस में प्यासे को पानी पिलाने की बहुत फजीलत बयान की गई है। हत्ता कि एक गुनाहगार औरत के लिए सिर्फ एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर मग़फ़रत का वादा किया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में भी हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ जानवरों के साथ शफ़क़त, उनकी ज़रूरियात का ख्याल, उनके साथ हुस्न सलूक को ईमान का हिस्सा करार दिया गया। आज हम देख रहे हैं कि जब दरख्त कट रहे हैं, आबी ज़खायर कम हो रहे हैं और मौसमियाती तब्दीलियाँ हमें नए चैलेंजेस से दो चार कर रही हैं, तो पानी की अहमियत इस वक्त पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। आइए आज हम इस नेकी के अमल को आम करें। हमें अपने गली मोहल्लों, छतों और खेतों में परिंदों और जानवरों के लिए पानी के बर्तन रखने चाहिए और इसमें सादा मगर अजीम अमल से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद होंगे सीरियस स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत तैयबा को हम देखते हैं तो उसमें प्यासे को पानी पिलाने की क्या जो अहमियत है वो बयान की गई है। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन आज का उन्वान भी ज़िंदगी के बड़े करीब है और मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिरी तौर पर ये कोई बहुत ज़्यादा मुशक्क़त पर मबनी अमल नहीं है और वो जो एक अरबी के मुहावरे के मिसदाक ये उन कामों में से एक है जो करने में बहुत आसान और हल्के हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनकी कदर व मंजिलत और इनका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है। पानी पिलाने का अमल इतना खूबसूरत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर अल्लाह की तरफ से इतनी खुशनुदी और अजर का वादा है कि अगर मुझे हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल ना होता तो मैं औलाद को कहता कि अपने वालिदैन से कहें कि उनको पानी पिलाएं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना अहम अमल है। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने किसी को इस जगह पर पानी पिलाया जहाँ पानी मौजूद था, यानी पानी मौजूद है लेकिन किसी के तलब करने पर एक आदमी आगे बढ़ा और उसको पानी पिला देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से उस शख्स के लिए जो है वो यानी इतना अजर है कि जैसे जहन्नुम से आज़ादी का गोया अजर है, अल्लाह ने उसके लिए वादा कर लिया है। और अगर कोई शख्स जो है और इसका यानी सवाब जो है, सवाब की हैसियत से इसका मामला ये है कि जैसे अल्लाह की बारगाह में अपनी कोई बेहतरीन चीज़ जो है वो पेश करता है, यानी कोई चीज़ कुर्बान करता है। और आप फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ऐसे मकाम पर कोई किसी को पानी पिलाता है कि जिस मकाम पर पानी मैसर नहीं है, तो गोया उसने ऐसा अमल किया है जैसे मुर्दा को ज़िंदा करने का अमल होता है, यानी गोया जान बचाने का जितना अजर है इतना ऐसी सूरत में जहाँ पानी कम है या कम मैसर नहीं है वहाँ पर अगर कोई किसी के सामने अपनी ये खिदमत पेश करता है तो उस पर इस तरह का अजर वो दिया जाता है। और ये अजर का जो मामला है ये सिर्फ इंसानों के हवाले से ही नहीं है कि सिर्फ इंसानों को पानी पिलाया जाए तो उस पर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत सुराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उनके पास आए, उनका कैमल फॉर्म था, बेसिकली ऊँट जो है उनकी तिजारत थी, उनकी अफजाइश थी और मदीने से थोड़ा बाहर था। वो आए और कहने लगे सरकार दो आलम से कि या रसूलल्लाह, मैं जो मेरे यहाँ मैंने अपने जो ऊँट पाल रखे हैं उनके लिए पानी का एक ज़ख़ीरा बना रखा है, लेकिन मामला ये है कि वो तो वहाँ से पानी पीते ही हैं, जो सफ़र में गुजरने वाले वहाँ से मुसाफिर हैं वो उनके ऊँट जो है वो भी वहाँ आ जाते हैं और पानी अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तो क्या वो जो बाहर से आते हैं उन पर भी मुझे अजर होगा या नहीं मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हर तर जिगर रखने वाले यानी जानदार को जब आप पानी पिलाते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है वो अल्लाह की तरफ से अजर और इनाम का वादा किया गया है। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि जो तुम, एक और रिवायत में इसी हदीस के ज़ैल में हुजूर ने ये फरमाया कि जो तुम्हारे अपने जानवर पीते हैं उन पर तुम्हें एक अजर मिलता है क्योंकि तुमने उनसे नफ़े की उम्मीद होती है, और वो जानवर जिनसे तुम्हें नफ़े की उम्मीद नहीं होती जब उन्हें पानी पिलाते हो तो उस पर अल्लाह की तरफ से 2 गुना अजर जो है वो अता किया जाता है। तो जो आपके यहाँ पेट्स मौजूद है, मैं इस हदीस से ये इस्तेंबात करता हूँ कि जो आपके यहाँ पेट्स मौजूद होते हैं जब आप उनको पिलाते हैं तो उस पर भी आपको एक अजर मिलता है, लेकिन वो गोया कि एक फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, आपके घर का हिस्सा हो चुके होते हैं, उनके लिए भी है। लेकिन जो वो परिंदे हैं
जिनका आपके साथ बज़ाहिर उस तरह कोई रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरेक्शन नहीं है, या आपके घर का उस तरह ठिकाना नहीं है, या उनका आपके यहाँ कोई मुस्तकिल ठिकाना मौजूद नहीं है, वो जो आने जाने वाले मुसाफिर परिंदे हैं, जब आप उनके लिए पानी का, खुराक का इंतज़ाम करते हैं, तो मुझे इस हदीस से ये खुशखबरी पहुँचती है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला की तरफ से उस पर 2 गुना अजर जो है वो इंसानों को अता किया जाएगा। सो अब मैं ये देखता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे के अंदर इस हवाले से भी एक आगाही आना शुरू हो गई है। मैं तहदीस नेमत के तौर पर ये आपके प्लेटफॉर्म से सामीन और नाज़रीन को ये सुपुर्द करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं ना कि हम इस तरह की मीडियम्स पे ये बात करते हैं, इसका कोई असर भी होता है या नहीं होता। आपके लिए यकीनन एक दिलचस्प बात होगी और इंकशाफ होगा कि आज से कोई 3 बरस पहले मैंने अपने प्लेटफॉर्म से अपने साथ जो यूथ क्लब है उसे मैंने कहा कि हमें इसके लिए तरगीब करनी चाहिए और अपने घरों में पानी रखना शुरू करें। पिछले साल सिर्फ एक सोशल मीडिया पर मेरी एक रिक्वेस्ट के ऊपर 23,000 से ज़ायद लोगों ने अपने घरों के अंदर इसका एहतमाम किया। और फिर इसमें जो ख़ास अहम बात है, यहाँ भी मैं ये समझता हूँ कि पैगाम पहुँचाना ज़रूरी है कि ये जो पानी रखने का अमल आज आपकी और मेरी गुफ्तगू के नतीजे में इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग इससे तरगीब पाएंगे और अपने घरों में रखेंगे। लेकिन होता क्या है, हम एक मरतबा जज्बे के साथ पानी और खुराक रख देते हैं और फिर हम ये भूल जाते हैं कि पानी जो हमने उनकी ज़िंदगी के लिए रखा है, उनकी सेहत के लिए रखा है, यही उनके लिए मौत का पैगाम बन सकता है अगर इस पानी को बर वक्त साफ ना किया जाए, इसकी उस तरह हिफाजत ना की जाए और जो खुराक है उसको भी रोजाना की बुनियाद पर ताज़ा ना किया जाए। हमारे यहाँ जज्बे के साथ एक दफ़ा रख तो दिया जाता है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं और फिर अगले सीजन में जब कभी कहीं ज़ेरे बहस आता है तो उसकी तरफ आते हैं। कंटिन्यू करने की जरूरत है। इस अंदाज में मैं समझता हूँ कि हमें इसे रखने का भी एहतमाम करना है और फिर अगले दर्जे पे जाकर उसके साथ साथ जो है उसकी जो हिफाज़ान सेहत के उसूल हैं उनका भी ख्याल रखना है। साए के अंदर इसको रखना चाहिए ताकि बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जिनके लिए बहुत सारी ऐसी मखसूस बीमारियां हैं जो धूप में पड़े हुए गर्म पानी से उनके जिस्म में दाखिल हो जाती हैं, जो क्योरेबल नहीं है, जो उनके लिए एक तरह की लाइलाज और फिर उसी के शिकार होकर मौत का शिकार हो जाते हैं। तो एक अच्छे जज्बे से किया जाने वाला काम अगर बेहतियाती से किया जाए तो वो फायदा देने की बजाय नुकसान का बायस भी हो सकता है। उससे बचना है हमें। ठीक हो गया। अच्छा, सीरत नबी के हवाले से हमने बहुत से ऐसे आपसे वाकयात भी सुने हैं पहले भी। ये जो आज हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड अगर कोई वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से कोई आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जिस पर पानी पीने पर जन्नत की बिशारत भी दी गई? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के हवाले से तो यानी इतना इसको पसंद फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपकी सुन्नत है कि आप ठंडा और मीठा पानी पीना पसंद फरमाते थे। और आपका आलम यह था कि आपके लिए तमाम तर कनात के बावजूद, बाकी ज़िंदगी की मामलात में कनात के बावजूद अगर मैसर आता असहाब को, क्योंकि इल्म था कि हुजूर ठंडा और मीठा पानी पसंद करते हैं, तो मदीने में उस तरह बहुत ज़्यादा पानी मैसर नहीं था, तो बियूत सकिया एक जगह थी, वहां से पानी जो है हुजूर के लिए आया करता। अच्छा, अब आप ये देखें कि अपने लिए तो हुजूर वो पानी इस्तेमाल करते, लेकिन जो आपके यहाँ चरिंद या परिंद आया करते आप उनके लिए भी वही मीठे पानी का एहतमाम किया करते। यानी वो जो आम रूटीन का इस्तेमाल वाला पानी था वो नहीं रखते, बल्कि जो हुजूर को खुद पानी पसंद था उसमें से पानी जो है उनको दिया करते। और परिंदों के हवाले से जो इनकी अफजाइश है, इनकी खबरगिरी है, उस पर तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इतना मुस्तकिल एक उन्वान हमें मिलता है कि हज़रत अनस बिन मालिक हुजूर के साहबी हैं, उनके छोटे भाई हज़रत अबू उमैर बहुत छोटी उम्र में थे और उन्होंने घर में परिंदा पाल रखा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे मिलते या वो कभी हुजूर से आके मुलाकात का शर्फ पाते तो हुजूर बाकी लोगों से तो बाकी बात करते, उनसे उस परिंदे के बारे में बातचीत करते, उसका हाल अहवाल पूछते कि वो अब कितना हो गया, उसकी सेहत कैसी है, मामलात कैसे हैं। अच्छा, कुछ वक्त गुजरा तो वो परिंदा फौत हो गया। हुजूर को जब ये बात पता चली, अब एक छोटे से बच्चे ने अपने घर के अंदर एक परिंदा पाल रखा है, एक कार नबूवत की जिम्मेदारी वाली शख्सियत के लिए तो ये कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं रहमतें और बशारतें तकसीम करने वाले रसूल पर कि किस अंदाज में दिलजोई करते हैं और क्या अंदाज़े तरबियत है। हुजूर खुद उस बच्चे के पास उसके घर तशरीफ़ ले जाते हैं और उसके पास असहाब कहते हैं कि हम साथ खड़े हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा क्योंकि उस गम में फर्श के ऊपर बैठा हुआ है, कच्ची मिट्टी के ऊपर बैठा हुआ है, हुजूर उसके साथ उस मिट्टी के ऊपर उसके साथ बैठ जाते हैं और उससे उस परिंदे की तफसील पूछते हैं कि इसको बीमारी कैसे आई, ये किस तरह इसकी तबीयत नासाज हुई, फिर तुमने इसका क्या इलाज किया और फिर ये कैसे जो है वो गोया फौत हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि खुद भी इसका एहतमाम करना है और अपने बच्चों में भी इसका ज़ौक़ और शौक़ पैदा करना है कि वो भी इस तरह की जो खूबसूरत रिवायात हैं उनको हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों की इस मामले पर हौसला अफजाई करें और ये जिम्मेदारी, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ उन पर उनके ज़िम्मे लगाएं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बयान किया, और जो हिफ्ज़ान सेहत वाली बात की मेरा ख्याल है उस पर शायद कभी हमने भी नहीं सोचा था कि हमें उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके उन तक पहुँचाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपके ख्याल में जिस तरह से आजकल हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, उसको अगर देखा जाए अब हम इंसानों पर क्या शरई अखलाक की जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं? जैसे कि हमारे यहाँ मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा, हमने घरों के बाहर, फैक्ट्रीज़ के बाहर वाटर कूलर्स नस्ब किए हुए हैं कि लोग भी आते जाते उनसे पानी पी रहे होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी रिवायत है, क्योंकि मुस्लिम मुआशरा जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी बुनियाद डाली और इसका एक माहौल और एक मिजाज बनाया, तो उस मिजाज के अंदर जहाँ बहुत सारे और मुश्तरका बुनियादों पर, यानी जिसे कहते हैं इज्तमाई खैर के हवाले हमें नज़र आते हैं, तो बहुत इब्तदाई दिनों से ही पानी पिलाने का अमल जो है इसको इसकी बड़ी वो है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक अराबी हुजूर की ज़िंदगी के अंदर आता है, हुजूर के पास आता है और अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो अल्लाह के करीब कर दे, जहन्नुम से दूर कर दे। अब देखें इससे बढ़कर और क्या मामला हो सकता है। हुजूर ने फरमाया, क्या दो काम इख्तियार कर सकते हो? अगर दो काम इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, अल्लाह की कुर्ब की ज़मानत देता हूँ। कहा या रसूलल्लाह फरमाएं। हुजूर ने फरमाया, एक तो ये है कि तुमने जो है ना वो किब्र नहीं करना है, और दूसरा तुमने ये करना है कि जो तुम्हारे पास इजाफी चीज़ मौजूद है वो अल्लाह की मखलूक के अंदर बांट देनी। थोड़ी देर उसने सोचा और उसने कहा कि ये दोनों बातें जो है वो मैं नहीं कर सकता। और एक रिवायत में आता है कि हुजूर ने ये फरमाया था कि तुमने जो है ना वो करना है, यानी हक बात जो है वो हर हाल में कहनी है, खा उसके सरकमस्टांसेस कुछ भी हों और उसके नताइज कुछ भी हों, हक बात कहनी है। और दूसरी ये शायद जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, उसने सोचा और उसने कहा कि ना मैं इजाफी चीज़ें लोगों में तकसीम कर सकता हूँ, ना मैं हर जगह पर बगैर मसलत के जो है वो सच बोल सकता हूँ, मेरे लिए मुश्किल है। कोई और बात बताएं। हुजूर ने कहा फिर यूं करो कि लोगों को सलाम में कसरत करो और लोगों को खाना खिलाओ। थोड़ी देर उसने सोचा और उसने कहा मेरे वसाइल इतने नहीं है, मैं ये काम भी नहीं कर सकता। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो काम मैं तुम्हें और बताता हूं, अगर तुम इनको कर लो तो मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से जन्नत की जमानत भी देता हूं और हमेशा का अल्लाह का जो कुर्ब है उसकी भी जमानत देता हूं। अब सारे असहाब सुनना शुरू हो गए। जाहिरी तौर पर हुजूर की मुखातबत तो एक शख्स से होती है, लेकिन पूरी उम्मत के लिए उसमें पैगाम होता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये दो काम कर लो। उसने कहा या रसूलल्लाह वो कौन से काम? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक ऊंट लो, तुम्हारे पास ऊंट है? उसने कहा जी ऊंट है। कहा एक मशकीज़ा लो और उन घरों तक और उन मकामात तक पानी पहुंचाओ, उन तक पानी पहुंचाओ जिनके पास पहले पानी सहूलत से मैसर नहीं है। तुम्हारा ऊंट उस वक्त तक खस्ता होकर मरेगा नहीं और उस वक्त तक तुम्हारा मशकीज़ा फटेगा नहीं कि उससे पहले तुम अल्लाह की रज़ा वाली जन्नत में दाखिल हो जाओगे, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से जन्नत का फरमान जारी हो जाएगा। साहबी कहते हैं कि फिर उस शख्स ने वहाँ से उठा, नारा तकबीर बुलंद करते हुए, और फिर उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी जितनी बाकी थी उसमें मुस्तकिल यही उन्वान मुरतब कर लिया कि वो पानी लेता और मुसाफिरों को पिला रहा है, रास्तों में पिला रहा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा रहा है। ऐसी बशारत मिली और फिर अल्लाह ने उसको एक गज़वे के अंदर जो है वो शहादत से हमकिनार किया और यकीनी उसकी जन्नत जो है वो उसके लिए उसका वादा जो हुजूर ने फरमाया था वो पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया सीरियस स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी फरमाया है कि हमें ज़ाहिरी बात है परिंदों के लिए तमाम ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो सबसे अच्छी बात, जो खूबसूरत बात मुझे लगी, जिसका हम लोग भी ख्याल नहीं रखते हैं, हम पानी वहाँ पर रख देते हैं, खुराक वहाँ पर रख देते हैं, लेकिन उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परिंदों को उससे किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए, फ़ायदा पहुँचना चाहिए परिंदों को भी। और जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी इस अमर से बताया कि हमें कितना फ़ायदा मिल सकता है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।